नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने नई खेल योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज खेल दिवस के अवसर पर खेल के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेजर ध्यानचंद जी के खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें अपनी सेना में सर्वोच्च पद ग्रहण करने का निमंत्रण दिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए बिना एक क्षण सोचे उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ नई खेल योजना का शुभारंभ करने के बाद सीएम ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने और प्रशिक्षण स्थानों तक पहुंचने के लिए राज्य के बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। के मुख्यमंत्री उन्नयन योजना निश्चित रूप से जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए एक साकार रूप लेगी और सभी की सहायता के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमारे खिलाड़ियों का जहां उत्साहवर्धन करेगी, वहीं खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है और इसी जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं मानती हूं कि आज जो है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खेल छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होने जा रहा है और यह अपने आप में एक कोशिश है कि अपनी खेल प्रतिभाओं को बिल्कुल ब्लॉक स्तर से, न्याय पंचायत स्तर से प्रतिभाओं को परीक्षण करना, उनको अवसर देना, साधन संसाधन देना और खेल छात्रवृत्ति उनको देते हुए उनको जब कभी फुटबॉल खरीदना हो, हॉकी खरीदना हो या बैडमिंटन खरीदना हो या अन्य साधन संसाधन खरीदने हो तो वो किसी और के आगे वो हाथ ना फैलाएं। तो उस और प्रोत्साहित करने के परिप्रेक्ष्य में एक धनराशि 1500 रुपये की 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आज से जो है वह प्रारंभ की जाएगी। पूरे प्रदेश भर में 4000 के करीब हमारे बच्चे लाभार्थी होने जा रहे हैं। मैं मानती हूं कि एक खेल नर्सरी खेल विभाग तैयार कर रहा है, जो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि वह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक स्तर पर हमारे खिलाड़ी जो है वह निकल कर आए। तो यह एक कोशिश है और मेजर ध्यानचंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार सुबह पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र कार्यालय का विस्तारीकरण और पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल कार्यक्रम का कार्यालय का लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने नैना देवी मंदिर में पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके सकारात्मक नतीजे आ रहे हैं, इसमें हमें नई पहचान मिलेगी। चौबटिया में इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार कर नई प्रजातियां विकसित की जा रही हैं। अब तो हम गमले में भी सेब उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। ठंड के साथ गर्म क्षेत्र में भी सेब के बेहतर उत्पादन किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में बेड के जो उत्पादन बनाने का काम शुरू किया गया है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका जिक्र कर सरकारी प्रयास की सराहना की है। इससे बेड से आजीविका बढ़ाने के प्रयास को गति मिलेगी। मानसखंड कॉरिडोर हमारा संकल्प है और उसको हम बढ़ा रहे हैं। उसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। पहले चरण में हमने सभी जिलों के जो हमारे प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं, उन सभी को लिया है, पूरे कुमाऊं क्षेत्र के, और उनकी जहां अवस्थापना सुविधाएं वहां बढ़ाने का जो हमने संकल्प लिया है मानसखंड कॉरिडोर में, उसका पूरा मास्टर प्लान है। और जैसे चारधाम की यात्रा होती है, निकट भविष्य में जो हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, रोड अच्छी बनेंगी, स्थापना सुविधाएं अच्छी बनेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी जो है धार्मिक पर्यटन भी तेज़ी से बढ़ेगा। पहाड़ के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे पहाड़ का बेड़ू पूरे हिंदुस्तान में अपने मन की बात में उसको रखा है और सभी लोगों ने बेड़ू को जाना है। पहाड़ का अंजीर भी उसको कहते हैं
और निश्चित रूप से जहाँ बेडू है, एप्पल है, कीवी है, बागवानी के क्षेत्र में हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके बजट को भी बढ़ाया है कीवी मिशन के लिए, एप्पल मिशन के लिए। तो इस ज़िले में हमारे यहाँ एप्पल की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संस्था की ओर से आयोजित 11वीं मानसून माउंटेन मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इसके पहले उन्होंने नगर में जिला प्रशासन की ओर से कुमाऊं शैली में किए सौंदर्यीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नैनीताल में किए गए सौंदर्यीकरण के कार्य हमारी संस्कृति की पहचान कराते हैं। इस तरह के कार्य अधिक से अधिक होने चाहिए। और पूरे देश विदेश के पर्यटक सैलानी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। इसको नए स्वरूप में जो कि यहाँ की हमारी पारंपरिक शैली है, पारंपरिक जो हमारी विधि है, उस विधि में इसको डेवलप किया जा रहा है, जो आने वाले समय में केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में बनेगी। अपने अपने यहाँ पर लोग सभी लोग इस प्रकार के प्रयोग करेंगे। और उत्तराखंड के दिनेशपुर में खुदेराम बोस स्टेडियम के पास 2,48,47,000 की लागत से ऑडिटोरियम का शिलान्यास पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस दौरान बांग्ला जातरा गान के कलाकार और रामलीला के कलाकार कुमाऊनी गढ़वाली संस्कृति से जुड़े कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सम्मानित किया। पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को भूलते जा रही है, तो वहीं अपनी संस्कृति को बचाए रखने का हम सभी की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में ललित कला को जिंदा रखने के लिए कई संस्थाओं के माध्यम से कलाकार यहाँ जुड़े हुए हैं और इन कलाकारों की कई वर्षों से मांग थी कि एक यहाँ ऑडिटोरियम बनना चाहिए। उसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने ऑडिटोरियम का पैसा स्वीकृत किया, टेंडर हो गया और आज उसका शिलान्यास किया है। मैं जो उदीयमान संस्कृत को जिंदा रखने वाले फाइन आर्ट के कलाकार हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस मंच से अभिनय करके खूब देश में आगे बढ़े, अपना नाम रोशन करें। मैं सभी कलाकार बंधुओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देखो भाई, बदलती हुई परिस्थितियों में हमें भी बदलने की जरूरत है और हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो तथ्यपरक होने चाहिए, आकर्षित होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए। पिछले दिनों जब इस लॉकडाउन के समय में जब रामायण दोबारा आई या महाभारत दोबारा आई तो सब लोगों ने जमकर उसको देखा ना, इसलिए क्योंकि वो प्रभावशाली तरीके से बने हुए थे। इसी तरीके से जो हमारे जो लोक मंच हैं, उन लोक मंचों को हमें जो मजबूत बनाना पड़ेगा और अच्छी स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी ताकि युवाओं को वो आकर्षित करे, उनको प्रभावित करे। यही इसका एक सबसे अच्छा रास्ता। ये हमारा जो संस्कृति थी ये लुप्त होने प्राय थे, लेकिन आजकल के नवयुवा जो है थोड़ा आगे से आप लोग खड़े जाइए, प्रचेष्टा करके इस तरीके सम्मान से सम्मानित किया। जो पुराना कलाकार हैं, जात्रा नाटक जैसे भी बाउल गान, रामायण गान, इसके हैसियत के अनुसार जो सम्मानित किया है ये लोगों ने, नवयुवक ने, तो इस तरीके का सम्मान आगे कहीं नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भर्ती घोटाले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े मगरमच्छों को जाल में फंसा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार के कनखल स्थित इंदू एनक्लेव में बीजेपी नेता मयंक गुप्ता के घर पर पहुंचे, जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस के हिसाब से काम किया जाएगा और कोई भी कहीं अगर घोटाला हुआ तो उसकी जांच की जाएगी। और आप देख रहे होंगे
यूके SSSC पेपर लीक घोटाले मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। यूके SSSC मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित प्रदेश ने कहा कि इस घोटाले से देवभूमि कलंकित हो रही है और अब वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड को भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि अब यूके SSSC मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 2 राज्यों से जुड़ चुका है। तत्काल प्रभाव से जीरो टॉलरेंस के प्रधानमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से सरकार को भंग करना चाहिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे 9 रत्न इसमें जो है दोषी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कापड़े साहब, इसमें ना एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 2016 से जो भर्ती हुई है उसमें भी इन्होंने 2 भर्तियों की जांच दी है, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, हमारा एक ही वादा है, एक ही बात है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, चाहे वो 2016 का हो, चाहे 2018 का हो, चाहे 2022 का हो। हमारे अध्यक्ष और हम सब लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं, आज युवाओं पे भरोसा अगर उत्तराखंड की जनता ने हम लोगों पर विश्वास जताया है तो हम भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। जो भी भ्रष्टाचारी हो उसको जेल के पीछे होना चाहिए ताकि आने वाले समय के लिए नजीर बन सके। नहीं, देखिए ना, आप कोई तो चयन की प्रक्रिया हो जो इस प्रदेश में जिसमें पारदर्शिता हो या मानकों का जिसमें पूरी तरीके से सदुपयोग हुआ हो। यूके SSSC तो शुरुआत थी, उसके बाद विधानसभा से लेके ओपन यूनिवर्सिटी से लेके फॉरेस्ट गार्ड से लेके दरोगा भर्ती से लेके और जितने आपके यहाँ पे आप बिजली विभाग की भी अब कल कोई बात हुई है, सारे विभागों में चयन प्रक्रिया में इतनी बड़ी अनियमितता, तो ये भ्रष्टाचार के लिए जाने वाला प्रदेश ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये सरकार चाहती है। तो हमारी सीधी मांग है, जिस प्रकार से हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेला गया है और जो वाकई में जिन लोग को लाभ मिला है वो पैसा देके मिला है, सीधी बात यह है, तो ये पूरी तरीके से इसकी जड़ों पे जाया जाए और जड़ों पे केवल सीबीआई या कोई जजों की समिति जब बनेगी उनकी अध्यक्षता में तभी ये पूर्ण हो पाएगा। एसटीएफ, देखिए, एसटीएफ जो इसमें छोटी मछली उसको पकड़ रही है, लेकिन अगर आपको बड़ी मछली पकड़नी है तो उसके लिए सीबीआई की जांच आवश्यक है। अभी उपनेता प्रतिपक्ष जी बता रहे थे बंगाल में आप सीबीआई जांच करा सकते, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं जांच करा सकते जहां बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ? नहीं, सीबीआई उनके हाथ में, फिर भी हम कह रहे हैं कि आप सीबीआई जांच शुरुआत तो करिए, कहीं तो लगेगी आप कुछ कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महेंद्र भट्ट कोटद्वार पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर यूके SSSC परीक्षा पर बोलते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि घोटाले के किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, घोटाला कहीं पे को बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और स्पष्ट तो कल चाहे विधानसभा का विषय हो, चाहे हमारा जो परीक्षा भर्ती घोटाला, इस दोनों विषय अनेकों लोग गिरफ्तार हो गए, 27 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अंतिम सीमा तक जो भी इसमें दोषी हो वो जेल के सलाखों के अंदर होगा। अगर हम बात करें तो देखिए, एक प्रवास हो रहा है, सब जगह जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साह बना रहे हैं। बूथ कमेटी हमारी मजबूत दिशा में हमारे प्रदेश का संगठन बन गया। अब मोर्चा प्रकोष्ठ हम गठन करेंगे और 2024 भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा जीत। उत्तराखंड के कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप 5 दिन के दौरे पर हैं। वहीं धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि देश में बीजेपी का राज आने के बाद डबल इंजन होने के बावजूद ट्रिपल इंजन हो गया है। इसके खिलाफ कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली करने जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड से 10 से 20 हजार लोग उस रैली में प्रतिभाग करेंगे। देखिए, कांग्रेस ये समझती है कि देश में भाजपा के राज आने के बाद जो डबल इंजन है ये ट्रबल इंजन हो गया है और इसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में मुहिम छेड़ दी है। 4 तारीख को हम लोग महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली में बड़ी दस्तक देने जा रहे हैं। रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हो रही है, कई लाख लोगों को वहाँ ले जाने की योजना है। उत्तराखंड से भी 10 से 20 हज़ार लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, तो मैं उसका पर्यवेक्षक हूँ उसकी तैयारी के लिए गढ़वाल मंडल के दौरे पर। वहीं देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं कहता हूं जो आस्तीन के सांप हैं उन पर कांग्रेस ने भरोसा किया है
चार पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उन्हें अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। एक बार नहीं, कई बार वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। कभी भी वो चुनाव कोई जीत कर आए नहीं है। तो अब उनके लिए चुनौती है, वो अपने को साबित करें। आखिर ऐसा क्या आपकी देखिए, सत्ता की भूख और कुर्सी की चाह व्यक्ति के चरित्र को गिरा देती है। कांग्रेस त्याग के लिए जाने वाली पार्टी रही है। इस देश की आज़ादी कांग्रेस लाई है। इस देश का नवनिर्माण कांग्रेस ने किया है। ये बड़े अफसोस की बात है कि कश्मीर के नाम पर एक कलंक श्री गुलाम नबी आज़ाद ने लगाने का काम किया है और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहाँ पर चुनाव होने वाले दूध का। काशीपुर के जसपुर विधायक आदिश चौहान के प्रकरण की काशीपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की है। समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर डीजीपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि विगत दिवस जसपुर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक आदिश चौहान के प्रकरण को लेकर जनपदीय पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। बीजेपी के शासन में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। जहां जनप्रतिनिधि विधायक भी सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनमानस का क्या हाल होगा। बीजेपी शासन में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने मांग रखी कि विधायक आदिश चौहान के हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय विधायक आदेश चौहान जी हैं। आदेश चौहान जी के ऊपर उनके ऑफिस में जानलेवा हमला हुआ है। जनप्रतिनिधि जो लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, अगर आवाज़ उठाने के कारण उनके ऊपर अगर आप जानलेवा हमला करें, जो आज की ये संस्कृति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे मैंने जैसे भी आपको कहा दिल्ली में बैठ के सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग कर रहे हैं और क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों में ये लोग मार पिटाई गुंडागर्दी ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अराजकता के खिलाफ जो हमारे आदेश चौहान जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके लिए हम लोग अभी जाएंगे और एक जो आदेश चौहान जी हैं उनके साथ जो घटना घटित हुई है वो निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक जी ने कहा है कि मेरे ऊपर हमला बोला है और जो उचित नहीं है। इसी संबंध में यहाँ हम आज एक एडिशनल एसपी को ज्ञापन देंगे कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो कि निंदनीय है। देखिए, कुछ वहाँ पे छोटा मोटा उनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर पुलिस की कार्रवाई हुई। तो उनका जितना मैंने पढ़ा, जितना मुझे पता चला, उससे मुझे ये पता चला कि अचानक से उनके गनर को बुला लिया जाता है, जो कि उचित नहीं है। विधायक हमारे दोबारा बने हैं और एसएसपी साहब गनर को उनके को अचानक बुला लिया जाता है, ये गलत है। जब उनका गनर उनके साथ मतलब सुरक्षा हमारे विधायक। उत्तराखंड के पौड़ी में बीजेपी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि ग्राम विकास और पलायन आयोग के उपाध्यक्ष गढ़वाल आयुक्त के मुख्यालय पौड़ी में नहीं बैठने का विषय शोचनीय है। उन्होंने कहा कि पलायन आयोग और कमिश्नरी का मुख्यालय पौड़ी में है, इस कार्यालयों का संचालन भी यहीं से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम से इस मामले में मैं पत्र लिखूंगा। इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और बात करूंगा कि भाई इसमें जो है पलायन आयोग के जो यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनको यहाँ बैठना चाहिए, कार्यालय यहाँ से संचालित होना चाहिए। क्योंकि मुख्यालय जब उन्होंने यहाँ पलायन आयोग यहाँ बनाया तो आयोग का संचालन यहाँ से होना चाहिए, देहरादून से नहीं। जी, उसमें ये था कि मेरा मानना ये है, मेरी इस पूर्व में डीएम से भी बात हुई है पौड़ी के जिलाधिकारी से, कि जो झील बनी है उसके लिए जो स्वीकृत पैसा था और जो उसका नक्शा था, जो उसका नक्शा था, प्लान था, उसके अनुसार उसको पैसा स्वीकृत किया गया था। अब वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। जो कार्यदायी संस्था है उसकी जांच होनी चाहिए कि उसने वो पैसा डाला कहाँ, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। अभी तक तो उसका जो है अर्निंग स्रोत पैदा हो जाने चाहिए थे उसमें। झील जिस मकसद से बनाई गई थी, जो उसका खाका था, प्रारूप था, उसके अनुकूल झील नहीं बनी है, तो क्या कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आगामी 4 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विशाल रैली निकाले जाने की तैयारियों में जुट गई है। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश में भी कांग्रेस कार्यकर्ता रैली सफल बनाने के
लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। नारसन और नगर कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है। आज 4 तारीख को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी की एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और इन सभी विषयों को लेकर हम लोग वहां हल्ला बोलेंगे। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ। राहुल गांधी जी हम उस रैली को एड्रेस करेंगे और फिर उसके बाद कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जो यात्रा चल रही है उस पर भी एक चर्चा यहाँ हम सब लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो बेसिक मुद्दा इस टाइम 4 तारीख की कांग्रेस की राहुल गांधी जी द्वारा एड्रेस की जाने वाली रामलीला ग्राउंड की रैली के विषय में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे। नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत हाउस टैक्स और व्यावसायिक टैक्स में निगम बोर्ड के द्वारा दी गई छूट को शासन ने निरस्त कर दिया है। अब वास्तविक टैक्स लगाने को नगर निगम में जमा करना पड़ेगा। नगर आयुक्त राहुल गोयल के मुताबिक 27 दिसंबर 2021 को बोर्ड प्रस्ताव में हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स में 50 और 90% की छूट देने के प्रस्ताव को पास करते हुए वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल तक लागू करने का निर्णय लिया गया था। शासन की ओर से इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। आदेश की कॉपी नगर निगम को मिल चुकी है। बताया गया है कि हाउस टैक्स पर दी जा रही 50% की छूट और कमर्शियल टैक्स पर दी जा रही 90% की छूट अब खत्म हो गई है। चाहूँगा कि एक शासनादेश हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है, जिसमें पूर्व में 27/12/2021 में हमारी बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें आवासीय संपत्तियों में 50% छूट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 90% तक छूट दी जाने का निर्णय लिया गया था। और ये निर्णय जो है वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल तक बढ़ाए जाने के लिए दिया गया था। इस पर शासन ने विचार करते हुए और इसमें एक निर्णय लिया है और इसको तत्काल प्रभाव से इस बोर्ड प्रस्ताव को निरस्त और निलंबित किए जाने का ऑर्डर हो चुका है। अब जो है कोई भी जो छूट में एग्जेम्पशन की बात थी, जो छूट दिए जाने की बात थी, वो अब लागू नहीं रहेगी। उत्तराखंड के रुड़की में रामनगर चौक स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पेट्रोल कारोबारी आनंद सेठ ने बताया कि वो 2010 से पेट्रोल पंप के कारोबार में लगे हैं। 2014 में पंप कंपनी द्वारा एक विज्ञापन दिया गया था, जिसमें मंगलौर लंढौरा रोड पर एक पंप अनुसूचित जाति की महिला के नाम आवंटित था। सिविल लाइन कोतवाली में तैनात दरोगा केदार सिंह चौहान के साथ पार्टनरशिप में लगाया था। पीड़ित के अनुसार इस पार्टनरशिप में दरोगा केदारनाथ सिंह का कोई भी पैसा नहीं लगा था। फिर आपसे बात करनी है, मगर सर मैं शादी में जा रहा हूँ और मैं 22-23 तारीख में आके आपसे मिलता हूँ। बोले ठीक है, आप 23 तारीख में आके मिल लीजिएगा। लेकिन रात को ही एफआईआर लॉन्च हो जाती है। रात को 11 बजे उसी दिन एफआईआर लिखी जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। 21 तारीख सुबह श्रीमान केदार सिंह जी पंप पर जाकर सारे ताले तोड़ देते हैं, पंप पर कब्जा कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट मेरे वहाँ रखे थे वही बेच रहे हैं आज तक। उसका पैसा कहाँ जा रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मोबिलैल कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता। उधार की कापियाँ उठा के लेके कहाँ लेके मुझे कुछ नहीं पता। जो ये 1 करोड़ की बात कर रहे हैं लिमिट की, वो लिमिट नहीं है, वो EDFC है। इनको पता है इस बारे में। इनके घर जाके बैंक अकाउंट खुला है। ये इस बारे में कहीं झूठ बोल सकता है बैंक ने फर्जी अकाउंट खोल दिया? कोई भी बैंक फर्जी अकाउंट खोल सकता है? आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे इस बात को। डिजिटल साइन होते हैं, डिजिटल काम होते हैं, सेल्फी ली जाती है, तब अकाउंट खुलते हैं। वो अकाउंट चालू हो जाता है। 1 करोड़ की लिमिट बनती है, 50 लाख रुपए आज भी लिमिट में रखा हुआ है। तब पंप पे प्रोडक्ट था, मोबिलैल था, 20-25 लाख का उधार है, तो पैसा तो पूरा है वहाँ पे। पैसा कहाँ गया? ये झूठे आरोप लगा रहे हैं कि पैसा फ्रॉड हो गया, ये हो गया। मैं 20 तारीख को जाते जाते शादी में तब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करके गया हूँ OD में। अगर मेरे मन में फ्रॉड होता तो मैं पैसा डिपॉजिट बैंक में क्यों करता? पैसा अपने साथ लेके जाता मैं। और अब ये श्रीमान जी हमें धमकियाँ दे रहे हैं, पंप छोड़ दो नहीं तो केसों में फंसा देंगे, चुनाव लड़ना सिखा दूंगा। ये इनकी वर्डिंग है चौहान की। चुनाव लड़ना सिखा दूंगा, शराब के केस में फंसा दूंगा, ये करवा दूंगा, SC/ST एक्ट लगवा दूंगा। मेरे वकील साहब मिलने जाते हैं तो उनको कहता वकील साहब अभी केस चालू हुए हैं, अभी कहाँ, अभी तो बहुत केस लगने बाकी हैं। SC/ST भी लगेगा, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा। मेरी प्रशासन से यही गुहार है, जब तक इसकी जांच चल रही है,
इसे इस पद से हटा दिया जाए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी उच्च अधिकारियों से, और मैं आभारी हूँ श्री परमिंदर सिंह डोभाल जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे सुना, सारी बात की। उन्होंने ये कहा कि आनंद जी आपके साथ कोई भी गलत नहीं होगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के ऑपरेशन मुक्ति के तहत लक्ष्मण झूला क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान बच्चों को भिक्षा नहीं द्दीक्षा देने का नारा लोगों को दिया गया। ऑपरेशन मुक्ति के प्रभारी सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने लोगों से निवेदन किया कि उनके द्वार पर भिक्षा मांगने आने वाले बच्चों की जानकारी ऑपरेशन मुक्ति की टीम या नजदीकी पुलिस थाने को जरूर दें। लोगों को एक छोटा सा कदम बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के ऑपरेशन मुक्ति के तहत ऐसे बच्चों को चिन्हित कर स्कूलों में भेजा जाता है जो या तो मजबूरी में बाल मजदूरी कर रहे हैं या फिर वो भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं। अब तक सैकड़ों बच्चों को चिन्हित कर कई स्कूलों में भर्ती कराया जा चुका है, जिनका खर्च सामाजिक संस्थाएं उठा रही हैं। इस तरह श्रीमान डीजीपी अशोक कुमार साहब और एसएसपी पौड़ी जसवंत चौहान साहब के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान ये पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, और जो बच्चे या तो भीख मांगते हैं या जो बच्चे कम उम्र में काम करते हैं उनके लिए चलाया जा रहा है, ताकि वो कम उम्र में बच्चे काम नहीं करें और बच्चे भीख नहीं मांगे, मुख्य धारा में आएँ और स्कूल जाएँ, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सबसे ये अभियान चलाया जा रहा है, और आज बच्चे कितने इसमें शामिल हुए, कहाँ से बच्चे आए? सर ये जो है 1 अगस्त से 2 महीने का अभियान है, और जो पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह से भिन्न भिन्न स्थानों से जो है बच्चों को कलेक्ट किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। अभी चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद जो है बच्चों को एडमिशन दिलाया जाएगा स्कूलों में। जो ऑपरेशन मुक्ति के तहत अब तक कितना सफलता प्राप्त हुई है आप लोगों को? सर इसमें अपार सफलता प्राप्त हो रही है। लोग फ़ोन कर करके भी बता रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ बच्चा भीख मांगता है, उसको आप एडमिशन दिलवाइए, और काम वाले हैं और माँ बाप भी बड़े उत्साहित हो रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। देखो इन बच्चों से पूछ लीजिएगा, क्या बच्चे आप पढ़ना चाहते हो? ये उनके माँ बाप हैं यहाँ। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। बीते दिनों से पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का तांडव देखने को मिला, जिसके चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जबकि मलबा और बोल्डर गिरने से कई संपर्क मार्ग बाधित हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश के कारण सोंग नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। उत्तराखंड के देहरादून के काठ बंगला इलाके में एक मकान ढहने से 2 महिलाओं सहित एक बच्चे की मौत हो गई है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों शव को बरामद कर लिया गया है। डीएम देहरादून सोनिका के सीएमओ देहरादून को पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में देर रात से कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है, तो कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दिनेश नाम का एक आदमी, जिसका यहाँ पर एक मकान था, रात को मलबा आने से दब गया। 4-5 लोग तो बाहर आ गए, उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन 2 महिलाएं और एक 10 दिन का बच्चा, जिसको हम पूरी मेहनत करने के बाद भी जिंदा नहीं बचा सके। यही नहीं, पूरे क्षेत्र में जगह जगह तो मुझे सूचना मिल रही है। अभी किशनपुर में चंडाल रोड पर एक रानी यादव का पूरा मकान, 5 लोग वहाँ पर बह गए थे, लोगों ने पकड़ लिया उनको, पूरा मकान टूट गया है। और इस भीषण आपदा से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि कैनाल रोड की जो नाली बंद हुई है उसकी वजह से पूरा। उत्तराखंड के नगर पंचायत थराली के प्राणमती गांव में सुबह पावर हाउस को जाने वाली पानी की नहर टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां स्थित 3 मकानों को नुकसान हुआ है। पानी के तेज बहाव से जहां एक आवासीय मकान जमींदोज हो गया, तो वहीं 2 अन्य मकानों में भी मलबा घुसने से इन मकानों को भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि घटना के समय इन आवासीय मकानों में कोई भी व्यक्ति नहीं था। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे से आवासीय मकान और मकान में रखा सामान भी जमींदोज हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने मौके का मुआयना किया और प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। ये एक आज सुबह की घटना है 5 बजे की, और ये नहर डैमेज काफ़ी टाइम से चल रही है। पिछले साल
2021 में और 30 अप्रैल 2021 में भी यहाँ आई थी और इस सबके संज्ञान में ये चीज़ें हमने डाली थी। और उसके बावजूद भी हम बार बार ये रात को एसडीएम को भी निर्देश दे रखे हैं कि रात को नहर ना चली जाए। पावर हाउस बंद होने के बावजूद भी नहर चल रही है। कर्मचारियों को बोलने के बाद भी कर्मचारी बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं जानते इस विषय में। अभी बीच में नहर बंद थी, फिर उन्होंने चालू कर दी रात को, और पूरी नहर क्षतिग्रस्त है, जिससे हमारी जान तो माता रानी की कृपा से बच गई, क्योंकि हम कल रात चेपड़ू भगवती जात में थे, तो रात बारिश के कारण हम पार रहना पड़ गया किसी के मकान पे, घर नहीं पहुंच गए, इससे हमारी जान बच गई है। जानबूझ के जो है उर्वरक विभाग ने जानबूझ के ये उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है, और अभी तक जो है यहाँ पे पटवारी जी आए थे, उन्होंने मुआयना किया है, और वो कोई ठोस कार्रवाई उनकी तरफ से भी नहीं की गई, प्रयास किया गया है और आगे होगी तो। लेकिन इन 2 परिवारों को पूरा विस्थापन चाहिए, पूर्ण रूप से विस्थापन चाहिए, कि इन लोगों के पास भी नाश्ता बनाने के लिए भी कोई साधन नहीं है, कहाँ खाएंगे क्या। पूरा घर के अंदर जो कागजात, बैंक के कागजात, पैसा, जेवरात जो भी होंगे दोनों परिवारों के सब मलबे में दब चुके हैं। हाँ, आज ये सुबह की घटना है। इसमें एक मकान जो है वो तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त हुआ है और एक में आंशिक क्षति हुई है, जिसके रिपोर्ट हमारे पास आ गई। आपदा मद से हम उसमें जो राहत राशि है वो प्रदान करी जाएगी। और इसमें ये पता लगा है कि उस ऊपर से एक नहर जा रही है, जो कि एक पावर हाउस है जो उर्डा ने एक निजी कंपनी को दिया है चलाने के लिए। ये पता लगा है कि 2022 से ही वो ऑपरेशनल है, तो उसी नहर के टूटने की वजह से ये मलबा आया है। तो जबकि उसका मेंटेनेंस जो है उस कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए था। तो अभी हम ये जांच करवा रहे हैं कि किन की कमियों की वजह से ये हुआ है। जो भी फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।